Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अ क्विस्ट फॉर सेल्फ, दोस्तों ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज़ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किस प्रकार का वर्क है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, बायोग्राफिकल है, पोएटिक है या नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर होगा ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है पंडित नेहरू का। और अगर जो हम इसके प्रोज ट्रैक की बात करें दोस्तों, तो ये एक ट्रैवल्यूग के भी फीचर्स रखता है अपने अंदर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किस चीज़ के बारे में है, इसका मेजर सब्जेक्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, इकोनॉमी है और सोशल मूवमेंट्स हैं, एंशिएंट कल्चर है, मॉडर्न वर्ल्ड है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कौन सा इसका फील्ड है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपके सामने सारे नेम लिए, तो ये पूरे के पूरे एनसाइक्लोपीडिक वे में इन सभी फील्ड्स को कवर करता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पॉइंट्स ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये हिस्ट्री, फिलॉसफी, आर्ट, रिलीजन, साइंस, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स जो हैं वर्ल्ड के, उनको ये अपने आप में कवर करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें रिलीजियस फैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं हमारे इंडियन हिंदू वेदों से और उपनिषद से और एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, इनसे प्रेरित हैं। एंड इवन द फिलॉसफी ऑफ गौतम बुद्ध, चाणक्य, महात्मा गांधी, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये तो मैंने आपको बता दिया कैसा वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अब ये कब लिखा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये 1944 में। मैं आपको वो पॉइंट्स आज कवर कराऊंगा जो जनरली आपको ना तो इंटरनेट पर मिलेंगे और ना ही किसी बुक में पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने आप में जानते हैं एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, बहुत मोटी किताब है पंडित नेहरू की। तो इसको मैं ब्रीफ में समराइज करूंगा और इसके साथ साथ इसके जो पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको क्लियर करते हुए हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इसको कब लिखा गया, तो आपका आंसर होगा 1944। क्या आंसर होगा दोस्तों? 1944। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ये इन्होंने कब लिखा, ये तो क्लियर हो गया, कहां लिखा। तो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया था, और जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो उस समय इन्होंने अहमदनगर इम्प्रिजनमेंट यानी कि अहमदनगर जेल में इन्होंने ये वर्क लिखा था, ये बुक लिखी थी। कहाँ लिखा था? अहमदनगर जेल में इन्होंने ये वर्क लिखा था। याद रख लेना दोस्तों, अहमदनगर। और कब? 1944 में ये जो वर्क था, इन्होंने ये जो बुक थी ये लिखा 1944 में। और इसके साथ साथ 1946 में ये इनकी बुक पब्लिश हुई थी। पब्लिश कब हुई? 1946 में इनकी बुक ये पब्लिश हुई और 1944 में लिखी गई। और कहाँ लिखी गई? ये अहमदनगर जेल में ये लिखी गई। और जैसे कि आप जानते हैं पंडित नेहरू के बारे में, ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी रहे, एक स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, राइटर, थिंकर, फिलोसोफर, विजनरी आर्टिस्ट, इन सभी रूपों में इनको देखा जाना जाता है जो पंडित नेहरू हैं। और पंडित नेहरू का ये जो वर्क है ये हिस्टोरिकल, फिलॉसफिकल, आइडियोलॉजिकल हर वे में खरा उतरता है।
मतलब इसमें आपको फिलोसॉफिकल आइडियाज़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो सभी देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री आप देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, रिलीजन देखेंगे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देखेंगे, और इवन दी पॉलिटिकल फैक्ट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। राजनीति को भी इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन राजनीति को डायरेक्ट वे में इसमें प्रेजेंट नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली यहाँ पर जो पीटी नेहरू हैं कुछ चीज़ों को एडवोकेसी करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि बात जब आती है हिंदू मुस्लिम की, तो उसमें वो मुगल्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और रीज़न क्या था? रीज़न पॉलिटिकल फैक्ट था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें देखने को मिलेंगी। और पीटी नेहरू की आप बात करें तो आप जानते हैं वो एक, उनकी जो इंग्लिश थी, एक पर्सनैलिटी, इंग्लिश की पर्सनैलिटी, और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज वो बहुत लाजवाब थी। और इसके साथ साथ एक अच्छे प्रोज राइटर के रूप में पंडित नेहरू को जाना जाता है। एक विजनरी मॉडल जो है पंडित नेहरू अपने आप में प्रेजेंट करते हैं। और पंडित नेहरू केवल ये नहीं कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बल्कि ये जो पंडित नेहरू हैं ये एक मैन ऑफ आइडियाज़ हैं, मैन ऑफ नॉलेज हैं, जिनको मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता के नाम से हम कह सकते हैं कि बहुत ही विद्वान पर्सनैलिटी के रूप में पंडित नेहरू को जाना जाता है। और पंडित नेहरू का ये जो वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, साइंस, इकोनॉमी, सोशल मूवमेंट, सभी फैक्ट से होकर गुजरता है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अब ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि ये कब लिखा गया था। ये इन्होंने 1944 में ये वर्क लिखा था, और इनके जो 5 मंथ्स के ड्यूरेशन में इन्होंने वर्क लिखा था अहमदनगर जेल में। और उस समय इनको अंदर क्यों डाला गया था ये भी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनको जेल में डाला गया था। तो उस समय का ये वर्क है। अब इसमें ये बात आती है दोस्तों कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, योर आंसर विल बी 10 चैप्टर्स। इन 10 चैप्टर्स में दोस्तों सब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन सबसे मेन है 10 चैप्टर्स। अगर जो ये 10 चैप्टर्स हैं इनके नेम दे दिया जाए, किसी एक का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये चैप्टर किस वर्क का पार्ट है नेहरू के, तो आपका आंसर होगा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। अब सबसे पहले एक एक करके आप इनको समझिए कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों अहमदनगर फोर्ट, फिर बैडनवेलर, लॉसेन, फिर द क्विस्ट, फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर थ्रू द एजेस, उसके बाद न्यू प्रॉब्लम्स, इसके बाद द लास्ट फेज, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, फिर उसके बाद द लास्ट फेज, और फिर उसके बाद द लास्ट फेज वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और फिर लास्ट में आता है अहमदनगर फोर्ट अगेन। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स के सब टॉपिक्स हैं, वो किस बारे में हैं, किस चीज़ को लेकर है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जितना मैंने अभी बताया है इतना आपके क्लियर होना चाहिए। तो आपको बताया गया कि 1944 में लिखी गई, 1946 में ये बुक पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई ये भी याद रख लेना, 1946 में ये बुक जो थी हमारी ये पब्लिश हुई। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है पीटी नेहरू का, और किस किस फील्ड को लेकर है, हिस्टोरिकल है, फिलोसॉफिकल है, ठीक है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं इसमें, तो इन सभी, और आइडियोलॉजिकल भी है। तो हर तरह से ये जो वर्क है ये एक फेमस प्रोज वर्क है पीटी नेहरू का। ट्रेवलुक का भी ये पार्ट माना जाता है जो ये वर्क है। अब इसमें जो ये आपके चैप्टर्स आते हैं, डिवीज़न ऑफ चैप्टर्स, उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रीफेस जो कि इसका दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिए। दिस बुक वॉज रिटन बाय मी इन अहमदनगर फोर्ट प्रिजन ड्यूरिंग द 5 months अप्रैल टू सितंबर 1944। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था वही चीज़ है, स्टार्टिंग में ही क्लियर है। क्या कहते हैं पंडित नेहरू, ये कहते हैं कि ये बुक मेरे द्वारा कहाँ लिखी गई थी,
अहमदनगर फोर्ट प्रिजन में लिखी गई थी। और कितने मंथ्स के अंदर इन्होंने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर होगा 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का वो दोस्तों पीरियड था, अप्रैल टू सितंबर 1944 का, जो जब इन्होंने इस बुक को लिखा। Some of my colleagues in prison were good enough to read manuscripts and make a number of valuable suggestions. वो ये कहते हैं मेरे बहुत से साथी जो जेल में मेरे साथ थे, उन्होंने इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ा। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको पांडुलिपि यानी कि हस्तलिपि कहा जाता है, उसको पढ़ा और मुझे अपने बहुत अच्छे सजेशंस उन्होंने प्रोवाइड किए। On revising the book in prison, I took advantage of these suggestions and made some additions. और वो ये कहते हैं कि जब मैंने इस बुक को रिवाइज किया प्रिजन में, तो इनके सजेशंस ने बहुत काम किया और मैंने कुछ एडिशनल इसमें ऐड किया। नो वन आई नीड हार्डली ऐड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई हैव रिटन और नेसेसरीली एग्रीज विद इट, but I must express my deep gratitude to my fellow prisoners in Ahmednagar Fort for the innumerable talks and discussions we had, which helped me greatly to clear my own mind about various aspects of Indian history and culture. वो ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं कि जैसा उन्होंने बताया वो मैंने लिख दिया, जो मुझे थोड़ा बहुत सही लगा वो चीज़ मैंने ऐड भी की, और अदरवाइज वो बाकी मैंने अपने आइडियाज़ लिए। लेकिन मेरे फेलो प्रिजनर्स जो थे, उनसे जो मेरा डिस्कशन हुआ, उनसे जो मेरी बातें हुई, उससे मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया और इससे मैं इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स जान पाया। ऐसा पीटी नेहरू कहते हैं। प्रिजन इज नॉट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मच लेस फॉर लॉन्ग ईयर्स। ये जो प्रिजन होता है दोस्तों, ये सभी को पता है एक अच्छा स्थान, जेल अच्छा स्थान तो होने का नहीं है, और इसको जो है कोई ना तो कम समय में इसको पसंद करता है, ना ही लंबे समय में यहाँ रहना पसंद करता है। बट इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी टू लिव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी एंड कल्चर एंड अ वाइड ह्यूमन आउटलुक विच इवन द पैशंस ऑफ द मोमेंट डिड नॉट ऑब्स्क्यूर। वो ये कहते हैं लेकिन मेरे बड़े सौभाग्य की बात रही, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा जिनके अंदर आउटस्टैंडिंग एबिलिटी थी और एक कल्चर था और वाइड ह्यूमन आउटलुक मुझे वहाँ पर देखने को मिला, और मुझे वहाँ पर रहकर कुछ भी अजीब नहीं लगा और कुछ भी क्रिटिकल या कठिन नहीं लगा। माई 11 कंपेनियन इन अहमदनगर फोर्ट वर एन इंटरेस्टिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया and represented in their several ways not only politics but Indian scholarship, old and new and various aspects of present day India. वो ये कहते हैं मेरे जो 11 कंपेनियंस थे अहमदनगर फोर्ट में, वो भारत के किसी न किसी वर्क से एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे स्पेशली, और उनके वर्क पॉलिटिक्स से, कि केवल पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि इंडियन स्कॉलरशिप से, ओल्ड एंड न्यू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, और भारत के बहुत सारे ओल्ड एंड न्यू जो एस्पेक्ट्स थे उनसे जुड़े हुए थे। नियरली ऑल द प्रिंसिपल लिविंग इंडियन लैंग्वेजेस as well as classical languages which have powerfully influenced India in the past and present were represented, and the standard was often that of high scholarship. और वो ये कहते हैं जो प्रिंसिपल थे लिविंग इंडियन लैंग्वेजेस के और क्लासिकल लैंग्वेजेस के, जो कि पावरफुल इन्फ्लुएंस्ड किया इंडिया में पास्ट में प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट किया गया, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया हाई स्कॉलरशिप का। अमंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस वर संस्कृत एंड पाली, अरेबिक एंड पर्शियन। द मॉडर्न लैंग्वेज वर हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी एंड उड़ीसा। दोस्तों वो ये कहते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी उनमें कौन कौन सी थी? संस्कृत आती थी, पाली, अरेबिक, पर्शियन, और मॉडर्न लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी और उड़िया। I had all this wealth to draw upon, and the only limitation was my own capacity to profit by it. Though I am grateful to all my companions, I should like to mention especially मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो ये कहते हैं कि मैं अपने सभी जितने भी साथी रहे उन सभी को थैंक करना चाहता हूँ, और स्पेशली वो कहते हैं कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं उनको वो स्पेशल यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। हुज वास्ट एरुडिशन इनवेरिबली डिलाइटेड मी बट समटाइम्स ऑल्सो रादर ओवरवेल्म्ड मी। गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देव एंड एम असफ अली, ये सारे लोग थे
जिन्होंने उनको इम्प्रेस्ड किया उनकी अपनी नॉलेज से, अपने फैक्ट से. इट इज़ अ ईयर एंड ए क्वार्टर सिंस आई फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक and some parts of it are already somewhat out of date and much has happened since I wrote it. I have felt tempted to add and revise, but I have resisted the temptation. Indeed, I could not have done otherwise, for life outside prison is for a different texture and there is no leisure for thought or writing. वो ये कहते हैं कि मैंने मूड बनाया कि इसमें थोड़ा सा रिवीजन किया जाए, फिर उस मूड को थोड़ा सा चेंज किया और फिर मुझे पता चला कि बाहर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मैं उस समय वर्क नहीं कर पाऊंगा, तो जो मुझे करना है यहीं पर लिखना है. इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट इनफ फॉर मी टू रीड अगेन वट आई हैव रिटन. और यहाँ तक कि मेरे लिए तो ये भी बहुत कठिन था कि जो मैंने लिखा था उसको पढ़ना भी कठिन था. आई रोट ओरिजिनली इन लॉन्ग हैंड्स. दिस वॉज टाइप्ड आफ्टर माई रिलीज. और वो ये कहते हैं कि मैंने इसको वहाँ पर लिखा और उसके मेरे छूटने के बाद में इसको रिलीज टाइप कराया गया. आई वॉज अनेबल टू फाइंड टाइम टू रीड द टाइप स्क्रिप्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ द बुक वॉज बींग डिलेड when my daughter Indra came to my rescue and took this burden off my shoulders. और वो ये कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पब्लिकेशन की जो टाइप स्क्रिप्ट थी उसको रीड करूं या देखूं, तो मेरी बेटी फिर इंदिरा आई और उसने मेरे कंधों से भार उतार दिया. द बुक रिमेन्स एज रिटन इन प्रिजन विद नो एडिशंस और चेंजेस. और किताब ऐसी की ऐसी रही, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया. जैसा कि जेल में लिखा गया था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया एक्सेप्ट द पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एट द एंड. केवल पोस्ट स्क्रिप्ट जो था उसको लास्ट में ऐड किया गया. आई डोंट नो हाउ अदर ऑथर्स फील अबाउट देयर राइटिंग्स, but always I have a strange sensation when I read something that I had written sometime previously. वो कहते हैं मुझे नहीं पता दूसरे जो लेखक हैं वो कैसा फील करते हैं, लेकिन मेरा जो नज़रिया था वो बहुत अलग था जो मैंने प्रीवियसली लिखा था उसको लेकर. और that sensation is heightened when the writing had been done in the close and abnormal atmosphere of the prison. और ये जो सेंसेशन था ये पूरे उच्च आवेश पर पहुंच गया जब, क्योंकि मेरी जो राइटिंग थी वो एक एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर में हुई थी, एक प्रिजन में हुई थी, जेल में हुई थी. एंड सब्सिक्वेंट रीडिंग हैज़ टेकन प्लेस आउटसाइड. और उसकी जो सब्सिक्वेंट रीडिंग थी वो बाहर हुई. आई रिकॉग्नाइज इट ऑफकोर्स बट नॉट होली. इट सीम्स ऑलमोस्ट दैट आई हैव रीडिंग सम फैमिलियर पीस रिटन बाय अनदर who was near to me and yet who was different. Perhaps that is the measure of change that has taken place in me. So I have felt about this book also. वो ये कहते हैं यही मैंने इस बुक के बारे में फील किया. इट इज़ माइन एंड नॉट होली माइन एज आई एम कॉन्स्टिट्यूटेड टुडे. इट रिप्रेजेंट रादर सम पास्ट सेल्फ ऑफ माइन. वो ये कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा ये जो मेरा जो पास्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है, विच हैज ऑलरेडी जॉइंड दैट लॉन्ग सक्सेशन ऑफ अदर सेल्फ्स that existed for a while and faded away, leaving only a memory behind. और इसके साथ साथ वो जो लोग जो मेरे साथी थे उनसे जुड़ी हुई है जिनकी केवल यादें हैं. तो दोस्तों ये आनंद भवन इलाहाबाद 29 दिसंबर 1945 जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस प्रीफेस को. तो उम्मीद है कि आपको ये प्रीफेस क्लियर हो गया होगा. ये क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में बुक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि देयर आर 10 चैप्टर्स. कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में? 10 चैप्टर्स हैं. ये आपको थीम क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया किस बारे में है. अब तैयार कीजिए हर चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर क्या है, इसके सब टॉपिक्स क्या हैं. दोस्तों यही याद रखना बहुत बड़ी चीज़ है और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ इनसे पूछे जाते हैं. समरी की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप चैप्टर्स तैयार कीजिए. चैप्टर्स के सब टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और इसके अलावा कब ये लिखी गई, कब पब्लिश हुई, किन हालातों में लिखी गई और किस बारे में है और क्या क्या इसके फील्ड्स हैं, वो आप तैयार कर लीजिए. अगर जो आप उनको तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई भी घबराने की बात नहीं है. सबसे पहला चैप्टर आता है अहमदनगर फोर्ट. कौन सा चैप्टर आता है दोस्तों? अहमदनगर फोर्ट. अहमदनगर फोर्ट्स के पार्ट क्या है? 20 months, famine, the war of democracy, time in prison, the urge to action, the past in its relation to the present, life's philosophy, the burden of the past. ये फील्ड्स हैं, इनको लेकर चैप्टर 1 लिखा गया है. इज दैट क्लियर?
अब यही आ सकता है आप कि द वार ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो किस चैप्टर की थीम है, तो आपका आंसर होगा अहमदनगर फोर्ट। टाइम इन प्रिजन द अर्ज टू एक्शन, ये अहमदनगर फोर्ट। लाइफ फिलॉसफी द बर्डन ऑफ द पास्ट, अहमदनगर फोर्ट। ठीक है ना, पार्ट आ जाए, थीम आ जाए, तो उस तरह से आपका ये आंसर होगा। चैप्टर 2 की अगर जो हम बात करें, बेडिनविलर लॉसेन की बात करें, तो इसमें वो अपनी वाइफ के बारे में लिखते हैं, कमला के बारे में लिखते हैं, तो अपनी मैरिज के बारे में बताते हैं, कमला आर मैरिज एंड आफ्टर। तो इसमें क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच चैप्टर पीटी नेहरू मेंशन अबाउट हिज मैरिज लाइफ, तो योर आंसर विल बी चैप्टर नंबर 2। इज दैट क्लियर? कमला आर मैरिज एंड आफ्टर, द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, क्रिसमस 1935, डेथ और मुसोलिनी द रिटर्न। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 का टाइटल क्या है? द क्विस्ट। क्या है दोस्तों चैप्टर 3 का टाइटल? द क्विस्ट चैप्टर 3 का टाइटल है। इसमें वो किस बारे में बताते हैं? द पैनोरमा ऑफ इंडियाज पास्ट। ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा? द पैनोरमा ऑफ इंडियाज पास्ट इज द पार्ट ऑफ डैश चैप्टर इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डैश में आपका आंसर हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 द क्विस्ट। क्लियर है? नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, ये किस चैप्टर का पार्ट है? आपका आंसर होगा चैप्टर नंबर 3 द क्विस्ट। और कहां से? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पीटी नेहरू। इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, द सर्च फॉर इंडिया, भारत माता, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत फेमस पार्ट है इसका, द क्विस्ट का, और इससे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया किस बुक का, किस चैप्टर का पार्ट है या किस बुक का पार्ट है? बुक का पार्ट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कौन से चैप्टर का पार्ट? चैप्टर नंबर 3 का पार्ट। क्लियर? ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रैवल्यूग है, तो ट्रैवल्यूग का पार्ट मैंने आपको बता देता है स्टार्टिंग में ही कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने आप में एक ग्रैंड प्रोज वर्क तो है ही, इसके साथ साथ ये ट्रैवल्यूग के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया, जनरल इलेक्शंस, द कल्चर ऑफ मैसेस और टू लाइफ्स, ये किसका पार्ट है? ये चैप्टर नंबर 3 द क्विस्ट का पार्ट है। दोस्तों ये सभी आपके तैयार होने चाहिए। बहुत दिनों से आपकी जो लाइव क्लास है वो भी नहीं हुई है, तो कल मैं इस पर एक लाइव क्लास लूँगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कौन से चैप्टर किस, कौन सा जो थीम है या फिर ये किस चैप्टर का पार्ट है, ये आपसे पूछा जाएगा टाइटल बता के। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है, और जो मैंने आपको बताया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे कल या परसों में किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 4 आता है जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इसमें द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, द कमिंग ऑफ द आर्यंस है, और व्हाट इज हिंदुइज्म है। अब ये पूछा जाए द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 4, और कौन सी बुक से? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही। द कमिंग ऑफ द आर्यंस, इसके बारे में काफ़ी अच्छा पीटी नेहरू ने लिखा है, और व्हाट इज हिंदुइज्म इसके बारे में भी। और इसके साथ साथ दोस्तों द अर्लीस्ट रिकॉर्ड स्क्रिप्चर एंड मैथोलॉजी, द वेदास। द वेदास किस बुक का पार्ट है? तो आपका आंसर होगा ये बुक नंबर 4 का पार्ट है द वेदास। और इसके बाद द एक्सेप्टेंस एंड नेगेशन ऑफ लाइफ, सिंथेसिस एंड एडजस्टमेंट, द बिगिनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, उपनिषद्स, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी, मटेरियलिज्म जिसको भौतिकवाद बोलते हैं, द एपिक्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड मिथ, द महाभारत, द भागवत गीता। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द महाभारत और द भागवत गीता ये किसका पार्ट है? बुक नंबर 4 का पार्ट है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। लाइफ एंड वर्क इन एंशिएंट इंडिया, महावीरा एंड बुद्ध कास्ट, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त एंड चाणक्य किस चैप्टर का पार्ट है? तो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बुद्धास टीचिंग, द बुद्धा स्टोरी, अशोका। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो थ्रू द एजेस चैप्टर नंबर 5 है। इसमें नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म अंडर द गुप्त आता है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया, पीसफुल डेवलपमेंट एंड मेथड्स ऑफ वारफेयर, इंडियाज अर्ज टू फ्रीडम, ये किस चैप्टर का पार्ट है दोस्तों? चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है इंडियाज अर्ज टू फ्रीडम। इसके बाद प्रोग्रेस वर्सेस सिक्योरिटी, इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड ग्रीस, द ओल्ड इंडियन थिएटर, वाइटलिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ संस्कृत,
Buddhist philosophy, effect of Buddhism on Hinduism, how did Hinduism absorb Buddhism in India, the Indian philosophical approach, the six systems of philosophy, India and China, India colonies and culture in Southeast Asia, the influence of Indian art abroad, old Indian art, India's foreign trade, मैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया, ग्रोथ एंड डिके। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है दोस्तों। इन सभी को आपको याद करना है, दिमाग में बैठाना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 न्यू प्रॉब्लम्स आता है। चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या है? न्यू प्रॉब्लम्स। ये नेम भी पूछा जा सकता है। द अरब्स एंड द मंगोल्स, द फ्लावरिंग ऑफ अरब कल्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिया, Mahmud of Ghazni and Afghans, the Indo-Afghans, South India, Vijayanagar, Babur, sea power, synthesis and growth of mixed culture। ये सभी किसका पार्ट है? ये सभी किसका पार्ट है दोस्तों? ये सभी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का। इसके साथ साथ फिर आप आइए गुरु नानक पर, अमीर खुसरो पर, तो ये किसका पार्ट है? चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। और इसके साथ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट, बाबर एंड अकबर, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एशिया एंड यूरोप, मैकेनिकल एडवांस एंड क्रिएटिव एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कल्चर, औरंगजेब, नेशनलिज्म, द मराठास एंड द ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, ट्रिम्फ ऑफ द ब्रिटिश, द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया एंड सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक्स, रंजीत सिंह एंड जय सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसका पार्ट है? चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। और द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, द टू इंग्लैंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का। और चैप्टर नंबर 7 में बात करें, द लास्ट फेज आता है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें अगर जो हम बात करें दोस्तों, द आइडियोलॉजी ऑफ एम्पायर, द न्यू कास्ट, द प्लंडर ऑफ बंगाल हेल्प्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, the destruction of India's industry and decay of her agriculture, India becomes for the first time a political economical appendage of another country, the growth of Indian states system, ये important है, the growth of Indian state system, the part of chapter number 7, contradictions of British rule in India, Ram Mohan Rai, the Professor William Jones, English education in Bengal, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसका पार्ट है? चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है। और इसके बाद द टेक्निक्स ऑफ ब्रिटिश रूल, बैलेंस एंड काउंटर पॉइस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, प्रोविंशियल डिफरेंसेस, रिफॉर्म एंड अदर मूवमेंट्स अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 की बात करें, द लास्ट फेज नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किस चैप्टर का नाम है? नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। ये चैप्टर नंबर 8 का नेम है। किसका नाम है? चैप्टर नंबर 8। और फ्रॉम द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हेल्पलेसनेस ऑफ मिडिल क्लासेस, गांधी कम्स, द कांग्रेस बिकम्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर गांधीज लीडरशिप, कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, इंडियाज dynamism versus British conservatism in India, the question of minorities, the Muslim League, the National Planning Committee, the Congress and Industry, government checks industrial growth, ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है दोस्तों। और चैप्टर नंबर 9 द लास्ट फेज वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लास्ट फेज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये चैप्टर नंबर 9 का नाम है। इसमें द कांग्रेस डेवलप्स अ फॉरेन पॉलिसी, द कांग्रेस अप्रोच टू वॉर। दोस्तों एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर के जो मैं आपको बता रहा हूँ जो पार्ट्स हैं, इनसे ही आपको इसकी थीम का आइडिया भी लग रहा होगा हर चैप्टर की, कि किस बारे में ये चैप्टर है, क्या यहाँ पर जो पीटी नेहरू हैं किस बारे में बताते हैं। तो रिएक्शन टू वॉर, अनदर कांग्रेस ऑफर एंड रिजेक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। इसके बाद आफ्टर पर्ल हार्बर गांधी एंड नॉन वायलेंस, tensions sir Stafford Cripps comes to India, frustration the challenge, quit India resolution। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो फिर रिपीट होता है एक तरह से, यहाँ पर आ जाता है लेकिन अहमदनगर फोर्ट अगेन, अहमदनगर फोर्ट अगेन, द चेन ऑफ हैपनिंग, द टू बैकग्राउंड्स इंडियन एंड ब्रिटिश, मास अपहीवल्स एंड देयर सप्रेशन, reactions abroad, reactions in India,
India's sickness, famine, India's dynamic capacity, India's growth arrested, religion, philosophy and science, the importance of national idea, India, partition or strong national state of center of supranational state, realism and geopolitics, world conquest, world association, the USA and USSR, freedom and empire, the problem of population, falling British rates and national decay. This is also one of the most important part of chapter number 10, the modern approach to an old problem and epilogue, and the last comes postscript. तो दोस्तों ये थे मेजर चैप्टर्स। अब इनमें ये जो 10 चैप्टर्स थे, अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको मैं एक बार बता देता हूं आपको कि किस में से पूछा जा सकता है कि ये किसका पार्ट है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, इसमें वॉर ऑफ डेमोक्रेसी पर आपको ध्यान देना है। द वॉर ऑफ डेमोक्रेसी, टाइम्स इन प्रेजेंट, लाइफ फिलॉसफी एंड द बर्डन ऑफ द पास्ट, ये आपको देखने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं किस चैप्टर का पार्ट है। इसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपनी मैरिज के बारे में किस चैप्टर में बताया, तो चैप्टर नंबर 2, केवल इतना पूछा जाता है इसमें। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसका नेम तो सभी के आपको दिमाग में बिठा लेने हैं, जो मेन टाइटल है ना हर चैप्टर के, वो तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पर भी, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज, डिवीजन वाइज उनके बारे में बताता चल रहा हूं। और इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका प्रीफेस बताया, इसके चैप्टर बताए, इसके थीम बताई कि किस बारे में है, और चैप्टर डिवीजन अब आप देख रहे हैं, तो अच्छी तरह से आप इनको समझते हुए चलिए। फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, और इसके बाद भारत माता एंड द वैरायटी ऑफ यूनिटी इन इंडिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया। इनको आपको दिमाग में बिठाना है, देखते हुए चलना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और कमिंग ऑफ आर्यंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज हिंदुइज्म, ये आपको देखकर चलने हैं। और इसके साथ साथ द वेदास, ये भी आपको आना चाहिए, द वेदास जो है। और फिर इसके बाद उपनिषद्स के बारे में कि ये किस पार्ट का है, महाभारता और भागवत गीता के बारे में, और महावीर एंड बुद्ध के बारे में, और चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, ये किस चैप्टर में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। और बुद्धाज स्टोरी भी इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें इंडियाज अर्ज टू फ्रीडम आता है, इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड ग्रीस, ये पूछा जाता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पूछा सकता है, और इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑन हिंदुइज्म, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या पार्ट है इसका। अब इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो द अरब एंड दी मंगोल्स, ये आपको दिमाग में बिठाना है। और फिर इसके बाद जो इसमें पूछा जा सकता है गुरु नानक एंड अमीर खुसरो के बारे में पूछा सकता है। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेशनलिज्म शिवाजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऊपर ये रह गया महमूद गजनवी एंड अफगान्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ सकते हैं किस चैप्टर में बात की है, तो आपका आंसर होगा चैप्टर नंबर 6। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 का नेम आपको दिमाग में बिठाना है, और इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री एंड डिके ऑफ हर एग्रीकल्चर, ये आपके तैयार होना चाहिए। और इसके बाद द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का पार्ट है ये। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं हम। चैप्टर नंबर 8 में कांग्रेस बिकम्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर गांधीज लीडरशिप, ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है। और इसके साथ साथ फिर सीधे आप आइए चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद द चैलेंज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर चैप्टर नंबर 10 का नेम आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके में जो है दोस्तों रिएक्शंस अब्रोड, रिएक्शंस इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज ग्रोथ अरेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद द यूएसए एंड यूएसएसआर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये पार्ट हैं चैप्टर नंबर 10 के। तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, एक रजिस्टर में नोट कर लेना, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करके चलना है दोस्तों। इससे बाहर नहीं आएगा। अगर जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं तो इतने क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ पीटी नेहरू की बायोग्राफी भी आप देख कर जाएं, क्योंकि उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी से आने के चांसेस हैं। तो
ये जो आज की क्लास है ये बहुत फ्रूटफुल क्लास आपके लिए। इसको अगर जो आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो मेन क्वेश्चंस है वो आपने तैयार कर लिए हैं। दोस्तों आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है किसी भी चीज़ से कि आप सोचने लगे या परेशान हो जाए कि इतने सारे चैप्टर्स कैसे याद करें, वैसे ही सैड होकर बैठ जाए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि तरीके से याद कीजिए। आपने एक बार देखा, एक बार देखने के बाद में आप उसको दोबारा देखिए, फिर 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जैसे आप 4 और 5 टाइम्स रीडिंग करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि एक इमेज, एक रिफ्लेक्शन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वो चीज़ जब आपके माइंड में सेट हो जाएगी, बार बार आप पढ़ेंगे या फिर बार बार आपने, मैं कहता हूँ पढ़े भी ना, आप 2-3 बार सुन भी लें क्लास को, तो भी आपके दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल सही बैठ जाएगी। फिर आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखें, नकारात्मकता पास न आने दें, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ना, ये डिक्के का कारण होती है, पतन का कारण होती है। और आपको पतन नहीं करना है, आपको तो राइज करना है, अपलिफ्ट करना है, आपको तो ऊंची उस चोटी पर पहुंचना है जो कि सफलता की चोटी है। और सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए कोई आसानी से तो पहुंचा नहीं जाएगा, पापड़ तो बेलने पड़ते हैं ना। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मैं भी आपको मेहनत करा रहा हूँ, आप भी करते रहिए। और अगर इसी तरह से दोनों मिलकर मेहनत करते रहे और मैं आपको कराता रहा, आप करते रहे, तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए, जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसको स्टडी कीजिए, वेरियस सोर्सेज से भी स्टडी कीजिए। जहाँ से, मतलब विद्या का धन तो ऐसा होता है, जितना जहाँ से मिल रहा है उसको लूट लो, बट लेकिन एक बार एग्जामिन जरूर करो कि जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो उपयुक्त तो है, वो आपके लायक तो है। क्योंकि स्टडी ऐसी करनी चाहिए जिससे कोई फायदा मिले। जैसे बैकन कहते हैं ना, स्टडी इज फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो ये डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी तीनों रूप में काम आनी चाहिए। स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब्लिमिटी हो। यानी कि आजकल तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको इसका लिटरेचर का ABCD नहीं पता, कुछ नहीं पता, और वो लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, वो समराइज देख देख के पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ गलत है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको भी जज करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं या सुन रहा हूं ये मेरे लायक भी है या नहीं है। वो चीज़ आप जज करें, चाहे मेरी ही क्लास क्यों ना हो। मैं तो हर किसी को कहता हूं कि हर टीचर को आपको जज करना चाहिए, कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी चाहिए, तब जाके आपको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि हमें इनको अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा, अगर आप हमारे जो पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं UP TGT, PGT, ILT ग्रेड इंग्लिश को लेकर, उनको आप लेना चाहते हैं या फिर करंट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए TGT या PGT के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।